हेलो दोस्तों, जीएस भाई सुरेंद्र सर की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 पढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को, जिसे भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, आखिर इस संविधान जिसे भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, इस अधिनियम में ऐसी कौन सी बातें हैं और भारतीय संविधान में इसकी कितनी बातों को शामिल किया गया है, ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखा जाए भारत सरकार अधिनियम 1935। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्यों पारित हुआ। सबसे पहले हमें यह देखना है कि आखिर भारत सरकार अधिनियम क्यों पारित किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों गोल मेज सम्मेलन की असफलता के बाद, कहने का मतलब लंदन में जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए, जब वो तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हो गए, तब इसी की असफलता के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1933 ईस्वी में एक श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत किया। अब चूंकि गोलमेज सम्मेलन में भारत के सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया था और ये कहा गया कि आइए संविधान पर चर्चा की जाए, लेकिन इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान पर कोई चर्चा नहीं बन पाई। जब संविधान पर कोई चर्चा नहीं हो पाई, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हो गए, तो इसी असफलता के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 1933 ईस्वी में श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत किया। इसी श्वेत पत्र या कह दीजिए इस रूपरेखा पर विचार विमर्श करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय यही भारत के वायसराय रहे, तो लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया। जब तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हो गए, तो श्वेत पत्र के माध्यम से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 1933 ईस्वी में, ध्यान दीजिए, श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत किया और इसी रूपरेखा पर विचार विमर्श के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किया। इसी संयुक्त समिति की रिपोर्ट के पश्चात यह विधेयक ब्रिटिश संसद में पास हो गया। कहने का मतलब जो संयुक्त समिति ने रिपोर्ट पेश किया, वह रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पास हो गई और जब ब्रिटिश संसद में पास हो गई तो 4 अगस्त 1935 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार की अनुमति मिल गई। कहने का मतलब ब्रिटेन के सम्राट ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया 4 अगस्त 1935 को, और जब ब्रिटिश सम्राट ने इस पर हस्ताक्षर किया तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 बन गया। एक बार फिर से देखते हैं भारत सरकार अधिनियम पारित क्यों हुआ। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हो गए। जब तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हो गए तो 1933 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने श्वेत पत्र के माध्यम से संविधान
या कह दीजिए नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत किया और इसी रूपरेखा पर विचार विमर्श करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में, लॉर्ड लिनलिथगो को याद रखिएगा क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय यही भारत के वायसराय रहे और लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में सीधा प्रश्न बना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। बात समझ गए। तो लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया। जब ये संयुक्त समिति अपनी रिपोर्ट पेश की तो इसी की रिपोर्ट के पश्चात यही विधेयक ब्रिटिश संसद में पास हो गया। जब ये विधेयक ब्रिटिश संसद में पास हुआ तो 4 अगस्त 1935 को ब्रिटेन के सम्राट ने इस पर साइन कर दिया। जब ब्रिटेन के सम्राट ने इस पर साइन कर दिया तो यह विधेयक भारत सरकार अधिनियम 1935 बन गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या क्या प्रमुख बातें थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम थोड़ा सा हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आइए आगे देखा जाए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों पारित किया गया, ये तो आप जान गए कि गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था। इसी की असफलता के बाद 1933 में जो है श्वेत पत्र के माध्यम से जो नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत किया गया था, उसी का यह परिणाम था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 बना। अब आइए भारत सरकार अधिनियम 1935 को पढ़ने से पहले ये जाने कि इस समय सम्राट कौन था। सामान्य जानकारी लेते हैं हम लोग। सामान्य जानकारी तो सामान्य जानकारी के तहत सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत सरकार अधिनियम जिस समय पारित हुआ, ब्रिटिश सम्राट कौन था। ब्रिटिश सम्राट, इस समय जब भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ तो ब्रिटिश सम्राट कौन था, तो जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ये ब्रिटिश सम्राट थे। भारत का वायसराय कौन था, भारत का वायसराय इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। लॉर्ड वेलिंगटन था। लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय रहे और ब्रिटिश सम्राट रहे जॉर्ज पंचम। ये 1931 से 1936 तक रहे वायसराय। 1931 से 1936 तक। लॉर्ड इरविन के बाद इन्हीं की नियुक्ति हुई। अब कुछ और जानकारी लेते हैं। भारत सरकार 1900 जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसे क्या कहा गया, तो ध्यान दीजिएगा। इसे सामान्य जानकारी के तहत ही जानते हैं। इसे मील का पत्थर कहा गया। मील का पत्थर कहा गया। पत्थर कहा गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को मील का पत्थर कहा गया। दूसरी चीज, इस भारत सरकार अधिनियम में कुल 14 भाग थे। कुल भाग 14। कुल अनुच्छेद 321। अनुसूची
अनुसूची 12 तो मील का पत्थर कहा गया। इसमें कुल 14 भाग थे, कुल अनुच्छेद 321 थे, कुल 12 सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें 10 अनुसूचियां थी, 12 नहीं 10 अनुसूचियां, 10 अनुसूची थी। इसे भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। इसे भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये जान लीजिए। क्योंकि भारत के संविधान में लगभग 200 अनुच्छेद, लगभग 200 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं, इसी से लिए गए हैं। तो इसे भारत का मिनी संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के संविधान में लगभग 200 अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिए गए हैं। तो सामान्य जानकारी के तहत आपने देखा कि जिस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ, उस समय ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम थे। भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था, जिसका कार्यकाल 1931 से 36 तक रहा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को मील का पत्थर कहा गया। इसमें कुल 14 भाग थे, कुल अनुच्छेदों की संख्या 321 थी, इसमें 10 अनुसूचियां थी। इसे भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। क्यों इसे मिनी संविधान कहा जाता है? क्योंकि भारत के संविधान में लगभग 200 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। अब क्या प्रावधान नहीं था? तो थोड़ा सा एक पॉइंट और जानिए कि इसमें इस भारत सरकार अधिनियम 1935 को संवैधानिक निरंकुशता वाला अधिनियम कहा जाता है। इसे संवैधानिक निरंकुशता वाला संवैधानिक निरंकुशता वाला अधिनियम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे संवैधानिक निरंकुशता वाला अधिनियम कहा जाता है। एमपीपीसीएस में यह पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे संवैधानिक निरंकुशता वाला अधिनियम कहा जाता है। यह एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए ध्यान दीजिए, सामान्य जानकारी के अंतर्गत आपने पढ़ा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जब पारित हुआ, इस समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे, जबकि भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। इसे किन नामों से जाना गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को मील का पत्थर कहा गया। इसमें कुल 14 भाग थे, कुल अनुच्छेदों की संख्या 321, इसमें 10 अनुसूचियां थी, जबकि हमारे देश का संविधान जब बना तो मात्र 8 अनुसूचियां थी। वो अलग बात है कि वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूची है। इसे भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है?
क्योंकि भारत के संविधान में लगभग 200 अनुच्छेद इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसे संवैधानिक निरंकुशता वाला अधिनियम कहा जाता है। ये एमपीपीसीएस वाले ध्यान रखिएगा, एमपीपीसीएस 2000 में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किस नाम से जाना गया, तो संवैधानिक निरंकुशता वाला अधिनियम कहा गया। आइए अब देखा जाए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या प्रावधान नहीं था। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो देखा जाए कि क्या प्रावधान नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या प्रावधान नहीं था, क्या प्रावधान नहीं था। तो पहली चीज जानिए कि यह लिखित संविधान नहीं था। यह लिखित संविधान नहीं था। लिखित संविधान नहीं था। दूसरी चीज इसमें देखा जाए कि ये क्या नहीं था, तो इसमें मूल अधिकार नहीं था। इसमें मूल अधिकार का प्रावधान नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकार का प्रावधान नहीं था, मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य नहीं था। तो ध्यान दीजिए कि यह लिखित संविधान नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1935 कोई लिखित संविधान नहीं था। इसमें मूल अधिकार का कोई प्रावधान नहीं था। इसमें मूल कर्तव्य का कोई प्रावधान नहीं था। तो यह प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में नहीं था। आइए अब देखा जाए भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख बातें। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख बातें। तो प्रमुख बातें, प्रमुख बातों में पहली बात है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में पहली बात थी कि भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। और ये जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी थी तो किन किन लोगों से मिलकर बननी थी। ये जो संघ है मिलाकर बननी थी। तो किसको किसको मिलाकर बननी थी जरा ध्यान दीजिएगा। 11 ब्रिटिश प्रांतों,
11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरी क्षेत्रों, 6 कमिश्नरी क्षेत्रों और उन देसी रियासतों से, उन देसी रियासतों से मिलकर बननी थी। बननी थी जो स्वेच्छा से भारत संघ में शामिल हो। भारत संघ में शामिल हो। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो पहली बात थी वो ये थी कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना। भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह प्रावधान किया गया कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। तो यह अखिल भारतीय संघ किन किन लोगों से मिलकर बननी थी? तो ध्यान दीजिएगा, 3 लोगों से मिलकर बननी थी। पहला है 11 ब्रिटिश प्रांतों को मिला करके, दूसरा है 6 कमिश्नरी क्षेत्रों को मिला करके, और तीसरा प्रावधान था कि उन देसी रियासतों से मिलकर बननी थी जो स्वेच्छा से भारत संघ में शामिल हो। तो देसी रियासत मतलब जमींदार, क्योंकि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत में लगभग मान के चलिए 552 रियासतें थी। छोटी छोटी रियासतें, बड़ी बड़ी रियासतें, कुल मिलाकर के 552 रियासतें थी। लेकिन ध्यान दीजिए, देसी रियासतें भारत संघ में शामिल नहीं हुई। देसी रियासतें भारत संघ में शामिल नहीं हुई। जिसके कारण अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई। जिसके कारण अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई। तो ध्यान दीजिए कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, यह 3 लोगों से मिलकर बनना था। 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरी क्षेत्रों और उन देसी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सके। लेकिन देसी रियासतें इस संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई। यानी अखिल भारतीय संघ का अस्तित्व क्या हो गया? विघटित हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगली बात, दूसरी बात देखा जाए क्या है इसमें। तो आइए देखा जाए दूसरी बात क्या है। दिल्ली में
संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये स्थापना दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, लोअर पीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो दिल्ली में संघीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई। हाँ, एक चीज और जानिएगा कि यह न्यायालय 1 अप्रैल 1937 से कार्य करना प्रारंभ किया। 1 अप्रैल 1937 से कार्य करना प्रारंभ किया। तो दूसरी बात है दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना, और यह न्यायालय 1 अप्रैल 1937 से कार्य करना प्रारंभ किया। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या, कुल न्यायाधीश, तो कुल न्यायाधीशों की संख्या थी 7। अब इस 7 न्यायाधीश में एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश थे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 की दूसरी बात है दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, और यह संघीय न्यायालय 1 अप्रैल 1937 से अपना कार्य शुरू किया। जब शुरुआत में इस न्यायालय की स्थापना हुई तो इसमें मात्र 7 न्यायाधीश हुआ करते थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 6 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गवेयर थे। मॉरिस गवेयर, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गवेयर थे। और ध्यान दीजिएगा, प्रथम भारतीय न्यायाधीश, प्रथम भारतीय न्यायाधीश, तो प्रथम भारतीय न्यायाधीशों में 2 लोग थे जो पहले भारतीय न्यायाधीश कहलाए, M.R. जैकब और M.S. सुल्तान। तो ध्यान दीजिए, दूसरी बात में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। यह संघीय न्यायालय 1 अप्रैल 1937 से अपना काम प्रारंभ किया। प्रारंभ में इसमें कुल 7 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश, 6 अन्य न्यायाधीश। दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गवेयर थे, जबकि पहले अन्य भारतीय न्यायाधीश M.R. जैकब और M.S. सुल्तान थे। हमें उम्मीद है कि दूसरी बात भी आपको समझ में आई होगी। अब आइए भारत सरकार अधिनियम 1935 की तीसरी बात देखा जाए कि तीसरी बात क्या है इसमें।
11 प्रांतों में 1937 ईस्वी में विधानमंडलीय आम चुनाव हुआ। आम चुनाव हुआ। ग्यारह प्रांतों में आम चुनाव हुआ। अब जरा ध्यान दीजिए, 11 प्रांत में आम चुनाव हुआ है तो किसको क्या मिला, इसे ध्यान दीजिएगा। इसमें 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत। 3 प्रांत में कांग्रेस की मिली जुली सरकार, एक प्रांत में यूनिस्ट पार्टी की सरकार, यूनिस्ट पार्टी की सरकार। एक प्रांत में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार, कृषक प्रजा पार्टी की सरकार। तो आइए भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह देखा जाए कि तीसरी बात यह थी कि 11 प्रांतों में 1937 में आम चुनाव हुआ, विधानमंडलीय चुनाव हुआ और इस चुनाव में 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। 3 प्रांत में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी, एक प्रांत में यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और एक प्रांत में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि यूनिस्ट पार्टी की सरकार कहां बनी थी, तो ध्यान रखिएगा पंजाब में। यूनिस्ट पार्टी की सरकार पंजाब में बनी और कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बंगाल में बनी, बंगाल में बनी। एक चीज यहां और जानिएगा, मुस्लिम लीग को सबसे ज्यादा सीटें बंगाल में मिली थी। नोट के तौर पर ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग को सर्वाधिक सीटें यही मिली थी। 40 सीट। तो मुस्लिम लीग को सर्वाधिक सीटें बंगाल में मिली, 40 सीट मिली थी। तो हमें उम्मीद है कि यह तीसरी बात भी आपके समझ में आई होगी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में 11 प्रांतों में पहली बार भारत में आम चुनाव हुआ और यह आम चुनाव 1937 में हुआ, जिसमें 6 प्रांतों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार, 3 प्रांत में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई, एक प्रांत में यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, वो भी पंजाब में, और एक प्रांत में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी, वो भी बंगाल में। मुस्लिम लीग ने बंगाल में सर्वाधिक सीटें जीती थी। इसके आगे भारत सरकार अधिनियम की और भी बातें हैं, इसे अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे। अगर आपको भारत सरकार अधिनियम में जो भी आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाया है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है
तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो बनाते रहें और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। इसी के साथ आज की ये जो भी सेशन है इसे समाप्त किया जाता है। जय हिंद।